हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष आनंद और आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ने में, न्यूमेरिकल्स को बनाने में। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे और इसका जनरली यूज जो है वो निकालने से ही है, मतलब निकालने आप लोग को आना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। और इसका बेसिक हम डिफिनीशन वगैरह को हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जनरली कि इक्विवेलेंट वेट इज अ यूनिटलेस नंबर, ठीक है ना। ध्यान रहे इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, वह एक यूनिटलेस क्या है, नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर। ऐसा भी कह सकते हैं कि द इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर एंड इट हैज़ गॉट नो यूनिट because it has the ratio of two weights in which the unit of weights cancelled leaving a unitless number। हम लोग सबसे पहले अगर छोटे शब्दों में इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताने का प्रयास करें तो सीधे कहेंगे इक्विवेलेंट वेट इज अ यूनिटलेस नंबर। और दूसरे शब्द में हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि द इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर एंड इट हैज़ गॉट नो यूनिट because it has the ratio of two weights in which the unit of weight cancelled leaving a unitless नंबर। ठीक है बच्चों, नाम से स्पष्ट है इक्विवेलेंट वेट मतलब इक्विवेलेंट मतलब किसी के समतुल्य भार, समतुल्य मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। तो जब वह दोनों मास को हम लोग रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने के बाद जो है जो मास का यूनिट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जो हमारा जो एक वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक यूनिटलेस नंबर आएगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है कि हम लोग किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग निकालेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग निकालेंगे वो 3 टर्म में निकालेंगे हम लोग। एक इक्विवेलेंट वेट फॉर एलिमेंट, ठीक है, फॉर एलिमेंट। दूसरा फॉर कंपाउंड और तीसरा फॉर रेडिकल। ये 3 टर्म में हम लोग को इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ये जो रेडिकल टर्म हम लोग पढ़ेंगे उससे हम लोग का कंपाउंड टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट और इक्विवेलेंट वेट फॉर एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट फॉर एलिमेंट। बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट वेट फॉर एलिमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उस एलिमेंट का फार्मूला मास लिखें और उस फार्मूला मास में
आप उसके वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो उस एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, फार्मूला मास बाय वैलेंसी। ठीक है, हम लोग इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, एज वी नो डैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 8 and the atomic mass will be 16. If we have to find the equivalent weight of oxygen, then what? Formula mass 16/2. वैलेंसी 2 होता है ऑक्सीजन का, 8 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी आप एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, फार्मूला मास 35.5/1 इक्वल्स टू 35.5। तो बड़ी इजी वे में आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रहे, ये इजीएस्ट वे है इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का, एकदम इजीएस्ट। ठीक है, और बहुत आसान ये हमारा तरीका है। और इससे पहले मतलब आपको और भी सारी वीडियोज मिलेगी जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में भी दिया रहता है, तो उस सब का मीनिंग घूम फिर के यहीं पे आना है ना, कि जो एलिमेंट होगा उसके मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या कुछ भी एटॉमिक मास में आप वैलेंसी से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका फार्मूला जो हमारा इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। तो वो बहुत आसान सा टर्म था बच्चों। अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट फॉर कंपाउंड देखते हैं। तो कंपाउंड के लिए सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा टर्म बहुत ज़रूरी है कि उसको हम लोग डिफाइन कर लें, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा स्पेसीज है, ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को कंटेन करता है, मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्पेसीज से मिलकर बना होता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर वह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, बहुत आसान सा बात है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, द स्पेसीज which contains both cation and anion is called what? इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट अब बोल रहे हैं, इसका मतलब है जैसे अगर CaCO3 है, तो ये कंपाउंड कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों, CO2+ प्लस CO3 2-। ठीक है, Ca2+ प्लस CO3 2-। मतलब इस तरीके से आप कंपाउंड को डिसोसिएट कर सकते हैं। तो कंपाउंड को इस तरीके से डिसोसिएट कर सकते हैं। तो क्या मैटर है कि इसका क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट वेट। बहुत आसान सा टर्म है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने ये दिखाया है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया है, और फिर ये दिखाया है कि हाँ CaCO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें कौन से केटायन और कौन से एनायंस मौजूद हैं। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि CaCO3 हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें Ca2+ केटायन और CO3 2- क्या है, हमारा एनायन है। तो कंपाउंड का या किसी भी रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपाउंड को डिसोसिएट करने आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हाउ टू डिसोसिएट एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम लोग कैसे डिसोसिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा टर्म है।
एक मैं फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, उस फार्मूला के बेसिस पे आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को थ्योरेटिकली डिसोसिएट कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एक फार्मूला, MxNy इक्वल्स टू XMy प्लस YNX माइनस। ये फॉर्मूला है बच्चों, इस बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड को डिसोसिएट कर सकते हैं। जैसे Na2CO3, ठीक है। तो ये MxNy क्या है? ये M जो है हमारा किसी कंपाउंड का पहला एटम या मोलिक्यूल, ठीक है ना, या इस पे कोई भी पहला स्पेसीज। तो पहला स्पेसीज क्या है हमारा? सोडियम। और आफ्टर दैट जो भी बचा वो क्या हो जाएगा? सेकंड। तो पहला स्पेसीज हमारा सोडियम और दूसरा स्पेसीज क्या हो जाएगा? CO3। तो ध्यान से देखें, CO3 को हम लोग कार्बोनेट कहते हैं, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। कार्बोनेट का पूरा फॉर्मूला है CO3। आप ध्यान से रखें, सॉरी CO3, ध्यान रहे आपको। तो M की जगह पर हम लोगों ने Na को लिखा है, X की जगह पर 2 को लिखा है, N की जगह पर CO3 को लिखा है, CO को नहीं, CO3, NCO3 कार्बोनेट, पूरा फॉर्मूला, कार्बोनेट का पूरा फॉर्मूला होता है CO3। अब मैटर है कि Y का वैल्यू क्या है? तो CO3 कितना टाइम्स है? तो 1 टाइम्स है। तो CO3 की Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हम लोग इस XMy प्लस YNX माइनस यानी X और Y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ले, पता कर ले, तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला पे इस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? डिसोसिएट कर सकते हैं। तो बच्चों X की वैल्यू क्या हो जाएगी? Na, सॉरी M की वैल्यू क्या हो जाएगी? Na। X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। N की वैल्यू क्या हो जाएगी? CO3। और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब कुछ नहीं करना है इसके लिए, आप इस वैल्यू जो भी वैल्यू उसको पुट कर दीजिए। तो X की वैल्यू क्या है? 2। तो 2। M की वैल्यू क्या है? Na। Y की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 प्लस Y की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। N की वैल्यू क्या है? CO3। X की वैल्यू क्या है? 2। तो 2, और फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है तो 2 माइनस। आप फिर NaCl को इसी तरीके से डिसोसिएट कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ MxNy। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बच्चों M की वैल्यू क्या हो जाएगी? Na। X की वैल्यू 1 क्योंकि Na एक ही संख्या में है, और N की वैल्यू हो जाएगी Cl, और Y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आप फिर से वही XMy प्लस NYX माइनस, तो क्या हो जाएगा? Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। और भी हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं, डिसोसिएट करना सीख जाते हैं। जैसे Al2O3, M की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? Al। X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। N की वैल्यू क्या हो जाएगी? O। और Y की वैल्यू क्या होगी? 3। अब पुट कर दीजिए उस फॉर्मूला पे। तो XMy प्लस, तो X2M Al Y प्लस 3 प्लस YNX माइनस YNX माइनस दिस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट को इजीली डिसोसिएट कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो उस ट्रिक के बेसिस पे डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता दूंगा कि आप वैसे भी कंपाउंड को इजीली डिसोसिएट कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे CaCO3, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस CaCO3 को देख करके आप सबका जब वैल्यू निकालेंगे तो M का वैल्यू कहेंगे, X का वैल्यू कहेंगे, सबसे पहले तो 1 कहेंगे, इस है ना, क्या कहेंगे? X का वैल्यू 1 बोलेंगे, N का वैल्यू CO3 और Y का वैल्यू क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। तो इस बेसिस पे अगर आप इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला के बेसिस पे निकालते तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो CaCO3 कुछ इस प्रकार से बना होगा। कैसे होगा? वैलेंसी को हम लोग नीचे लिखते हैं, कार्बोनेट के वैलेंसी को भी नीचे लिखें, दोनों कैंसिल आउट होने वाला है तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, है ना। किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने में हम लोग देखते हैं क्या कि अगर वैलेंसी कैंसिल आउट होने वाला है तो सबसे पहले उसको कैंसिल आउट करते हैं, जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, तब फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसीज के वैलेंसी को।
तो जब हम लोग देखें कि यहाँ पे वैलेंसी 2 है, यहाँ पे वैलेंसी 2 है, तो दोनों का वैलेंसी को हम लोग 1:1 रेशियो में क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारा 1:1 रेशियो वैलेंसी आएगा, उसको जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड आएगा। तो कंपाउंड बनने के बाद जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि आगे कुछ एरर आ जा रहा है ना, जिसके कारण से जो हम लोग जो भी ट्रिक को देखे हैं वो ट्रिक हमारा अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए बहुत आसान से उपाय है कि इस सारे कंपाउंड को याद रखते हैं हम लोग। तो ये ऐसा प्रॉब्लम तभी आएगा जब दोनों स्पेसिस कैटायनिक और एनायनिक दोनों स्पेसिस का वैलेंसी सेम। ठीक है, तो हम लोग जैसे सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इन सारे की वैलेंसी 2 होती है। तो ध्यान रहे कि पहला स्पेसीज जो हमारा होगा उस पर वो कैटायन होता है हमारा, उस पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितनी वैलेंसी होगी बस उतना पॉजिटिव चार्ज देना है, अदरवाइज जो हमारा बचा उस पर उतना ही निगेटिव। जैसे कैल्शियम था हमारा पहले, कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी तो उस पर 2 पॉजिटिव, क्लियर है, और बाकी पे 2 क्या आ गया, निगेटिव आ गया। फिर उसी प्रकार से हमने देखा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। फिर से यहाँ पर अगर हम लोग पीछे वाले अगर फार्मूला के बेसिस पे अगर इसको डिसोशिएट करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है और कैंसिल आउट होने के बाद जो है दोनों 1:1 रेशियो में आया है। तो फिर से हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम है तो वैलेंसी 2 होगी, इसका मतलब कैल्शियम पे पक्का 2 प्लस चार्ज होना चाहिए, तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, और अदरवाइज जो बचा हमारा उस पर 2 निगेटिव। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किसी भी गिवन कंपाउंड को इजीली डिसोशिएट कर सकते हैं। फिर बाकी हम लोग जैसे किसी कंपाउंड को डिसोशिएट करते हैं वैसे ही हम लोग करेंगे, बाकी में कहीं कोई एरर नहीं होना। जैसे Al2SO4 का होल साइज तो हम लोग यहाँ पे MXN का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया और आफ्टर डैट इसको जो है फार्मूला में पुट करके हम लोगों ने इसको डिसोशिएट कर लिया है। अब कहते हैं क्या कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, ठीक है, तो कहते हैं कि E कैटायन प्लस E एनायन, मतलब आप कैटायन का निकाल लीजिए इक्विवेलेंट वेट और एनायन का निकाल लीजिए इक्विवेलेंट वेट, दोनों का सम कर दीजिए, आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट पता हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं NaCl, इसको जब डिसोशिएट करें तो कैसे डिसोशिएट होगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। इसका मतलब है कि हम लोग NaCl जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे सबसे पहले, फिर Cl माइनस से निकालेंगे। जो हमारा इक्विवेलेंट वेट दोनों कैटायन और एनायन का आएगा उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा NaCl का इक्विवेलेंट वेट आ जाए। तो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं। फिर तो लिखते हैं कि E NaCl बराबर E Na प्लस प्लस E Cl माइनस। तो Na प्लस कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए आप, जो हमारा एटम है उसका हम लोग लिखेंगे ऊपर फार्मूला मास। तो सोडियम है हमारा 23 हो जाएगा फार्मूला मास, और जो चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देंगे बाय 1, प्लस क्लोरीन 35.5 होता है ना, अपॉन व्हाट 1। तो 23 प्लस 35.5 यानी कितना जाएगा 58.5 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। फिर मैं देखते हैं Na2CO3 का डिसोशिएट कैसे होगा, ये ट्वाइस Na प्लस और प्लस CO3 2 माइनस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2Na प्लस और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस। तो देखिए 2 सोडियम है ना, तो 2 × 23 हो जाएगा मास, अपॉन 1 सोडियम पे 1 पॉजिटिव, तो 2 सोडियम पे 2 पॉजिटिव, बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कार्बोनेट का जो हमारा मोलिकुलर मास आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा, और चार्ज कितना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों 23 प्लस 30 यानी कि 63 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे CaCO3 मैंने बताया था कि ये कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस में, यानी कि हम लोग ऐसे ले सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस
इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कैटायन का निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। कैसे? जो स्पेसीज है उसका फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज। तो कितना है फॉर्मूला मास हमारा इसका? 40/2 प्लस 60/2। CO3 का फॉर्मूला मास 60 हो जाएगा अपॉन 2। इसको कैंसिल, इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में, यानी कि 20 + 30 = 50। जैसे मान लीजिए अब कोई फार्मूला है हमारा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये टूट जाएगा Ca2 प्लस SO4 माइनस में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaSO4 बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 माइनस। तो कैल्शियम का 40/2 प्लस सल्फेट का हो जाएगा बच्चों 96/2। जब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 + 48 यानी कि 68। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन कंपाउंड का इजीली इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ऐसा कोई कंपाउंड हो जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो, उसका कैसे करेंगे कैलकुलेट? जैसे O2, ठीक है, इस पर तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, तो हाउ कैन बी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2? तो बहुत बच्चों बहुत सिंपल है। क्या करना है? हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो बस फार्मूला मास निकालिए, इसका कितना जाएगा? 32 एक ऑक्सीजन पर कितना वैलेंसी था? 2, तो 2 ऑक्सीजन कितना जाएगा? 4। 8 Cl2 है, निकालना है, निकाल लीजिए, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? क्लोरीन का कितना? Cl2 का क्या हो जाएगा फार्मूला मास? 35.5 × 2 बाई एक क्लोरीन पे कितना, एक क्लोरीन में कितनी वैलेंसी होती है? 1, तो 2 की कितनी होगी? 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा? 35.5। इस तरीके से आप किसी भी गिवन स्पेसीज का आप इजली इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।